मुझे पता है आपको लिस्ट में और कौन से नाम है ये जानने की बहुत जल्दी, लेकिन प्लीज रुकिए, प्लीज रुकिए। आपको नाम तो पता चल ही जाने वाले, आप चाहो तो वीडियो को फॉरवर्ड भी कर सकते हो, लेकिन ना वो गलत अप्रोच होगा। उसके पहले आपको ये जानना है कि आपको कितना पैसा हर महीने म्यूचुअल फंड में लगाना चाहिए, आपकी जरूरत के हिसाब से, आपकी सिचुएशन, आपके डिपेंडेंट्स, आपकी गोल्स के हिसाब से, और आपकी रिस्क एपेटाइट कितनी है, तो इनमें से कौन से फंड में आपको निवेश करना है, किसमें नहीं करना है। ये सब जानने के लिए ना आपको जल्दी से पहले रेसिपी पे जाना है। वहां पे ना जब आप लॉग इन करोगे तो आपको फाइनेंशियल एपेटाइट एक सेक्शन मिलेगा, उसको आंसर करिए। आपके गोल्स क्या हैं वो गोल प्लानर पे जाके आंसर करिए, और फिर आपको ना रेसिपी बताएगा कि अगर आप महीने का मान लीजिए 5,000 रुपए लगाना चाहते हैं, तो आपको उसमें से कितना गोल्ड में लगाना चाहिए, कितना स्टॉक्स में, कितना म्यूचुअल फंड में। जितना एलोकेशन रेसिपी आपको म्यूचुअल फंड का दिखा रहा है, उतना ही पैसा आप म्यूचुअल फंड में लगाइए। और ये ना आपको आपकी रिस्क एपेटाइट भी बताएगा। तो मान लीजिए आपकी रिस्क एपेटाइट हाई आ जाती है, तो जो मैं आपको एक ग्लोबल फंड बताने वाला हूं, एक स्मॉल कैप फंड बताने वाला हूं, उसमें आप इन्वेस्ट कर लेना। अगर रिजल्ट आता है कि आप बहुत ही कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हो या मॉडरेट इन्वेस्टर हो, तो आप इंडेक्स फंड, फ्लेक्सी कैप फंड, लार्ज एंड मिड कैप फंड, और अगर आपको टैक्स सेविंग की जरूरत है तो ईएलएसएस फंड में रहना। क्योंकि मैं जो ग्लोबल फंड बताने वाला हूं ना, वैसे तो ये है कि वो कंट्री रिस्क को डाइवर्सिफाई कर रहा है, लेकिन मैं काफी एक कॉन्सेंट्रेटेड ग्लोबल फंड बताने वाला हूं, तो वो रिस्की हो जाएगा। एक थोड़ा सेक्टर टाइप का फंड है वो, और एक मैं आपको स्मॉल कैप फंड बताने वाला हूं, वो भी रिस्की हो जाएगा अगर आपकी रिस्क एपेटाइट हाई है तो आपकी रिस्क एपेटाइट पता करिए, कितना आपको इन्वेस्ट करना है हर महीने म्यूचुअल फंड में, वो आपको साइंटिफिकली रेसिपी बताएगा, फिर ही आप इस लिस्ट का फायदा उठा पाएंगे। शुरू करते हैं लार्ज कैप से, और इस बार ना पिछली बार की तरह ही लार्ज कैप के लिए हमने इंडेक्स फंड को चुना है। पूरी लिस्ट में से ना अगर कोई एक फंड में आपको मेरी बात ना माननी हो, तो इस फंड के बदले आप कोई और फंड ले लेना। जरूरी यह है कि आप एक लार्ज कैप इंडेक्स फंड लो। अब हमने कंसिस्टेंसी के लिए पिछले साल की तरह जो फंड पिछले साल रिकमेंड किया था वही रिकमेंड किया है, एचडीएफसी का इंडेक्स फंड सेंसेक्स प्लान। जरूरी यह है कि आप रेगुलर प्लान ना लो, डायरेक्ट प्लान लो। जरूरी यह है कि आप ग्रोथ ऑप्शन की तरफ जाओ, डिविडेंड की तरफ मत जाओ। तो एचडीएफसी का आप सेंसेक्स लो या निफ्टी लो, या किसी और एएमसी का सेंसेक्स या निफ्टी लो, या निफ्टी 100 भी ले सकते हो, वो ज्यादा जरूरी नहीं है। इस कैटेगरी में आप चाहो तो इस फंड को ना लेके किसी और फंड को भी ले सकते हो। हमने इसको क्यों चुना, एचडीएफसी के सेंसेक्स प्लान को ही क्यों चुना, निफ्टी की तरफ ना जाके सेंसेक्स की तरफ जाने का रीजन है 50 स्टॉक्स का बास्केट बहुत ओवर डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है। 30, 25, 30 स्टॉक्स थोड़ा फोकस्ड हो जाता है, जस्ट द राइट बैलेंस। तो थोड़ा सा एग्रेसिव होने के लिए और ओवर डाइवर्सिफिकेशन से बचने के लिए हम लोगों ने इस बार सेंसेक्स प्लान को चुना, ना कि निफ्टी को। एचडीएफसी ही क्यों चुना, ऐसा कोई खास रीजन नहीं है। सबके एक्सपेंस रेशियो लगभग बराबर है। अगर आपको कोई और कम एक्सपेंस रेशियो वाला मिलता है, जैसे इस फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.2% है डायरेक्ट प्लान में, आपको कोई इससे और कम वाला मिलता है, आप इससे और कम वाले में भी जा सकते हो। एचडीएफसी ब्रांड के साथ क्या होता है ना कि इस वीडियो को लाखों लोग देखते हैं, तो हर कोई जब मैं एचडीएफसी बोलता हूं तो बहुत कंफर्टेबल हो जाते हैं। जब मैं पराग पारेख फ्लेक्सी कैप को रिकमेंड करता था, देखते हैं इस साल करूंगा कि नहीं, क्या लगता है आपको इस साल भी करूंगा क्या फ्लेक्सी कैप में पराग पारेख को रिकमेंड, क्योंकि काफी सारे रेगुलेटरी चेंजेस हुए हैं। खैर वो आगे देखेंगे, लेकिन मुझे कई साल लगे ये विश्वास दिलाने में कि वो एक ट्रस्टेड एएमसी है। ऐसे ही मैं कभी अपनी लिस्ट में क्वांटम का लॉन्ग टर्म फंड भी रिकमेंड करता था लार्ज कैप में, जब मैं एक्टिव फंड्स रिकमेंड करता था, तो वो एएमसी पे भी लोगों को ट्रस्ट करने में थोड़ा टाइम लगा, और उस चक्कर में वो क्या बोलते हैं कि हम पूरा एलोकेशन नहीं कर पाए क्योंकि हम ट्रस्ट नहीं करते थे। तो इंडेक्स फंड एक ऐसा फंड है कि मुझे नहीं लगता कि किसी को भी नाम के कारण मैं कोई ऐसी एएमसी चुन लूं जिसपे लोगों को भरोसा ना हो और वो इन्वेस्ट करने से चूक जाए। तो इसलिए मैं सबसे रेप्यूटेड नेम के साथ जाना चाहता था। ट्रैकिंग एरर कम है, एक्सपेंस रेशियो भी कम है, शायद 1-2 एएमसीज का इससे भी कम है, लेकिन इसका भी कम है, ट्रैकिंग एरर कंट्रोल में है, और ब्रांड ऐसा है कि कोई भी डरेगा नहीं। इसलिए हमने एचडीएफसी को चुना। अब आप सोच रहे होंगे ये फंड्स को हम पिक कैसे करते हैं। हमारा ना पूरा म्यूचुअल फंड सिलेक्शन प्रोसेस ट्रांसपेरेंट है। क्वेस्ट पे आपको म्यूचुअल फंड सिलेक्शन पे बहुत सारे कोर्सेज मिल जाएंगे, और बिल्कुल यही वो कंटेंट है, यही वो तरीका है, यही वो फिलॉसफी है जिससे हम म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करते हैं आप सबके लिए। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं इन डेप्थ कि म्यूचुअल फंड सिलेक्ट कैसे किए जा सकते हैं, तो quest.finology.in पे जाके आप इन कोर्सेज को कंज्यूम कर सकते हैं। सेकंड कैटेगरी है ग्लोबल फंड की। अब इसमें पिछले साल भी मैंने वही फंड रिकमेंड किया था जिसका नाम है मिराय एसेट का फैंग प्लस ईटीएफ। अब ये एक ईटीएफ है,
यानी इसे ना आप जैसे बाकी म्यूचुअल फंड्स को खरीदते हो उस तरीके से नहीं खरीद पाओगे। इसको ना आप अपने स्टॉक ब्रोकर से खरीदोगे जैसे आप स्टॉक्स को खरीदते हो। तो अगर आप ज़ीरोधा यूज करते हो, जैसे मैं पर्सनली ज़ीरोधा यूज करता हूं, मुझे वो सबसे सिंपल लगता है, कॉस्ट सबसे ठीक है। तो अगर आप भी मेरी तरह ज़ीरोधा अकाउंट यूज करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको ज़ीरोधा का लिंक मिल जाएगा, आप जाके अपना अकाउंट खोल सकते हो। अगर आपको अकाउंट ओपनिंग इंस्ट्रक्शंस चाहिए तो उसका भी लिंक है select.finology.in पे। ज़ीरोधा का पेज है जहां आप ज़ीरोधा को बाकी ब्रोकर से कंपेयर भी कर सकते हो और अकाउंट ओपनिंग के स्टेप बाय स्टेप्स इंस्ट्रक्शंस भी आपको मिल जाएंगे। तो ये एक म्यूचुअल फंड ऐसा है जो आप अपनी म्यूचुअल फंड ऐप से नहीं खरीदोगे, क्योंकि ये एक ETF है, यानी एक ये रेडीमेड बास्केट है जिसमें 10 स्टॉक्स हैं। वो 10 स्टॉक्स का एक बास्केट एक कंबाइंड स्टॉक के जैसे लिस्टेड है। तो इसको आप स्टॉक के जैसे खरीद पाओगे ज़ीरोधा के काइट ऐप से या किसी भी ब्रोकिंग ऐप से। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, ये ना फैंग प्लस ETF है, यानी इसमें ज्यादातर कंपनियां जो है ना वो टेक कंपनी है। फेसबुक हो, एप्पल हो, अमेजॉन हो, नेटफ्लिक्स हो, गूगल हो, इस तरह की जो टेक कंपनी है, यूएस की टेक कंपनियां, ज्यादातर एक्सपोजर, लगभग पूरा ही एक्सपोजर इसका उन कंपनियों की तरफ है। तो ये एक तरह से ना टेक्नोलॉजी बास्केट हो गया है यूएस कंपनियों का। तो ये काफी रिस्की है डेफिनेटली, लेकिन अभी ये कंपनियां काफी गिरी हुई हैं, ले ऑफ्स चल रहे हैं, ट्विटर में प्रॉब्लम है, नेटफ्लिक्स के सब्सक्रिप्शंस नहीं बढ़ रहे हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं इन कंपनियों में, जिसकी वजह से ना अभी अच्छा बार्गेन मिल रहा है। अभी जो प्राइस है वो अच्छा है, जिसकी वजह से इसकी NAV अभी काफी गिरी हुई है। और आप अगर अभी लेते हो तो मुझे ऐसा लगता है कि रीजनेबल प्राइस में मिल रहा है, ये ओवर प्राइस्ड या ओवर हाइप्ड अभी नहीं है। तो इसको लेने का अच्छा समय है अगर आपकी रिस्क एपेटाइट अलाउ करती है, सिर्फ तब ही, क्योंकि इसमें एक ही कंट्री के ज्यादातर स्टॉक्स हैं और एक ही सेक्टर के ज्यादातर स्टॉक्स हैं, तो ये रिस्की है। बस इस फैंग प्लस ETF को इस साल भी रिकमेंड करने का रीजन ये है कि अभी ना वैल्यू मिल रही है, ये बहुत अच्छा समय है एंटर होने का। तो ये वीडियो लोग साल भर देखेंगे। अभी NAV 35-36 के आसपास है, तो मैं सस्ता बोल रहा हूं 35-36 NAV के आसपास होने के कारण। अगर आप इस वीडियो को बहुत बाद में देखोगे, NAV चेंज हो जाएगी, तो तब ये एडवाइस वैलिड नहीं होगी। अब बात करते हैं ELSS कैटेगरी की, यानी टैक्स सेवर फंड्स। अब मुझे ना टैक्स सेवर फंड्स बहुत पसंद है, बल्कि पता है मैं क्या करता हूं, मैं ना ऐसा, क्योंकि टैक्स सेवर फंड में आपको टैक्स बेनिफिट मैक्सिमम 1.5 लाख रुपीस पे मिलेगा। तो अगर आप टैक्स सेवर फंड में पैसा लगा रहे हो तो 1.5 लाख आपकी इनकम में से डिडक्ट हो जाएगा, उस 1.5 लाख पे आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो उसके बाद मान लो जैसे मैं बहुत सारे पैसे लगा देता हूं टैक्स सेवर फंड में, उस 1.5 लाख की एग्जेम्पशन लिमिट के ऊपर भी, क्यों, मुझे उस पर टैक्स बेनिफिट भले ही ना मिले, लेकिन क्योंकि इनमें 3 साल का लॉक इन होता है ना, तो डिसिप्लिन अपने आप आ जाता है। मैं टेम्पटेशन में आके इनडिसिप्लिन्ड होके मैं चाह के भी उन फंड से निकल नहीं सकता। तो इस कैटेगरी में ना डिसिप्लिन बिल्ट इन होता है, इसलिए मुझे ये बहुत पसंद है। और इसी कारण ये कैटेगरी क्योंकि मुझे बहुत पसंद है, चाहे आपको टैक्स प्लानिंग करनी है या नहीं करनी है, 3 साल के लॉक इन से डिसिप्लिन आता है, उस मामले में ये फंड्स बहुत अच्छे हैं। इसलिए इस बार हमने सोचा कि इसमें ना आपको मैक्सिमम वैरायटी देते हैं, खूब वैरायटी देते हैं। तो इस बार इस कैटेगरी में 3 फंड्स हैं, तीनों के अपने अपने पर्सपेक्टिव्स हैं, तीनों के अपने अपने इन्वेस्ट करने के रीजंस हैं और रीजंस नहीं भी हैं। मैं आपको तीनों समझाता हूं। पहला है मिराय एसेट का टैक्स सेवर फंड। अब लगातार 2 मिराय एसेट हो गए हैं, चिंता मत करो, उनसे हमको कोई पैसा नहीं मिला है। ये जो टैक्स सेवर फंड है ये पिछले साल भी लिस्ट में था, बहुत पसंद है हमें। बस जो ग्लोबल फंड में मिराय एसेट फैंग ETF है ना, ETF से भी इंडिया में ज्यादा अच्छे हैं नहीं, बहुत कम चॉइस। और मुझे ऐसा लगता है अगर हमको ग्लोबल एक्सपोजर चाहिए तो इंडिया वर्सेस ग्लोबल में क्या डिफरेंस है कि ग्लोबल जब आप जाते हो तो आपको ज्यादा बड़ी ग्लोबल साइज की टेक कंपनीज मिलती है। तो इंडिया के बाहर जब मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूं ना, तो मैं टेक कंपनियों में ही इन्वेस्ट करना चाहता हूं, इसलिए हमने चूज किया मिराय एसेट का फैंग ETF। तो वो कारण था। ये फंड अपनी कैटेगरी में 5 साल में बहुत अच्छा परफॉर्म किया, इसने 3 साल में अच्छा परफॉर्म किया, और सिर्फ ट्रेलिंग रिटर्न्स नहीं, रोलिंग रिटर्न्स में भी अच्छा रहा। थोड़ा एडवेंचरस फंड है, बाकी कई सारे ELSS ना एक तरह से लार्ज कैप फंड हो जाते हैं। ये फंड का थोड़ा एलोकेशन मिड कैप्स की तरफ भी जाता है और थोड़ा एलोकेशन स्मॉल कैप की तरफ भी जाता है। तो थोड़ा एडवेंचरस फंड है, थोड़ा रिटर्न्स इसलिए मैक्सिमाइज कर सकता है। हाँ, उसकी इसको पनिशमेंट भी मिल सकती है जब समय अच्छा ना हो। जैसे पिछले 1 साल में इस फंड का रिटर्न अच्छा नहीं रहा है, इस अपनी कैटेगरी में इसने ट्रेल किया है, लेकिन इस फंड को हम एक और चांस देना चाहते हैं। 1-2 साल ऐसे भी थे जब पराग पारिक भी अच्छा परफॉर्म नहीं करता था, लेकिन हम 5 सालों तक उसके साथ टिके रहे हैं। तो कंसिस्टेंसी को हम लोग वैल्यू करते हैं फिनोलॉजी में, और इस फंड का 5 साल का 3 साल का रिटर्न
और इनका जो प्रोसेस है वो मैं समझ सकता हूं कि इस साल रिटर्न क्यों अच्छा नहीं है, बट अच्छी बात यह है कि अपने प्रोसेस से हटते नहीं है, थोड़ा ये जो कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं और थोड़ा लेसर नोन कंपनीज को एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं, वो मुझे पसंद है। थोड़े एडवेंचरस हैं, तो अगर आप थोड़े एडवेंचरस होना चाहते हो, थोड़े अनएक्सप्लोर्ड कंपनीज की तरफ भी जाना चाहते हो, तो मिराय एसेट का टैक्स सेवर फंड एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अब एक बहुत एक्साइटिंग न्यूज है, पहले मैं आपको वो बता देता हूं। वो चाहते थे, बहुत सारे लोग हमको ईमेल करते थे, मैसेजेस करते थे कि हम उनकी वेल्थ मैनेज करें, हम उनका पोर्टफोलियो बनाएं, उसको ट्रैक करें, उसमें चेंजेस सजेस्ट करें और 1-to-1 बेसिस पे फिनोलॉजी उनकी पोर्टफोलियो मैनेज करे, जहां हम ऑनलाइन लार्ज स्केल पे हर किसी के लिए अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स बनाते हैं जिससे हर कोई यूज कर सके और बेनिफिट ले सके। तो इसलिए हम ज्यादा सीट्स ओपन नहीं कर सकते, लेकिन हर साल हम 50 क्लाइंट्स एक्सेप्ट करेंगे जिनके लिए हम पोर्टफोलियो खुद मैनेज करेंगे, उनकी वेल्थ हम मैनेज करके देंगे। अब इसमें ना, क्योंकि हम सिर्फ 50 क्लाइंट्स ले सकते हैं, क्योंकि अपने कोर काम से हटना नहीं चाहते, मैं अपने कोर काम से हटना नहीं चाहता, इसलिए ये 50 क्लाइंट्स का कैप जरूरी है। और इसमें एक चीज और है कि आई थिंक अगर आपका पोर्टफोलियो का साइज अभी ग्रोइंग है, अभी छोटा है, जैसे 25-30 लाख से कम का आपका पोर्टफोलियो है, तो रेसिपी में ना जो पोर्टफोलियोज हैं, जो आपके गोल्स के हिसाब से डिजाइन होके बनती हैं, वो आपकी नीड्स को सफिशिएंटली पूरा करेगी, फिर आपको 1-to-1 हैंडलिंग की जरूरत नहीं है। तो अगर किसी का पोर्टफोलियो बहुत बड़ा हो गया है, जिसका हमने एक बार सेट किया है 30 लाख से ऊपर का, और तो ना फिर वो काफी कॉम्प्लेक्स हो जाता है, काफी डर भी लगता है, स्टेक्स भी बहुत हाई हो जाते हैं। तो वैसे लोग जिनका 30 लाख से ऊपर का पोर्टफोलियो हो गया है, उनके लिए हम हर साल 50 लोगों को चुनेंगे जिनकी वेल्थ हम खुद मैनेज करेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी वेल्थ हम मैनेज करें, तो आपके स्क्रीन पर ना अब एक ईमेल एड्रेस आएगा और डिस्क्रिप्शन में भी आपको एक ईमेल एड्रेस मिलेगा, वहां आप फिनोलॉजी रिजर्व के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, क्योंकि ये सर्विस हर साल 50 लोगों के लिए रिजर्व्ड है, इसलिए इसका नाम है फिनोलॉजी रिजर्व। अगर आप चाहते हैं हम आपकी वेल्थ मैनेज करें, तो हमें ईमेल कर दीजिएगा, आवर टीम विल गेट बैक टू यू। अगर आपका पोर्टफोलियो 30 लाख से कम का है, तो डेफिनेटली फिनोलॉजी रेसिपी आपके लिए परफेक्ट होने वाला है। दूसरा फंड है इस कैटेगरी में, एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड। अब देखो, जब भी हम फंड्स चूज करते हैं ना, तो हम सिर्फ रिजल्ट्स पे ध्यान नहीं देते। सिर्फ रिजल्ट देख के देना है, रोलिंग रिटर्न्स हो, पास्ट रिटर्न्स हो, सिर्फ ये देख के देना है, तो आप खुद भी चूज कर लोगे। हम ये देखते हैं कि फंड हाउस, फंड मैनेजर का प्रोसेस क्या है और वो अपने प्रोसेस पे कितने डिसिप्लिन के साथ स्टिक करता है। तो कई बार क्या होता है ना कि आप प्रोसेस हर साल बदलते रहते हो और उस चक्कर में खिचड़ी पक जाती है, क्योंकि आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे। वर्सेस कुछ फंड होते हैं शॉर्ट टर्म में रिजल्ट ना भी मिले तो प्रोसेस वो सस्टेन करते हैं और उसके कारण लॉन्ग टर्म में रिजल्ट्स मिलते हैं। एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड से मुझे ये बात बहुत पसंद है कि अपने प्रोसेस पे ये स्टिक करते हैं। बहुत ज्यादा वैल्यू पे ये फंड ध्यान नहीं देता, क्वालिटी ओरिएंटेड फंड है, ग्रोथ ओरिएंटेड फंड है और थोड़ा फोकस्ड फंड है। तो आपको इसमें 50-60 स्टॉक्स नहीं मिलेंगे, स्टॉक्स की क्वांटिटी लिमिटेड होगी। अभी 34-35 स्टॉक्स के आसपास इनके पोर्टफोलियो में है। तो इनका ना प्रोसेस बहुत क्लियर है। उस चक्कर में आप पी देखने जाओगे तो सबसे सस्ता नहीं होने वाला, पीबी देखने जाओगे तो सबसे सस्ता नहीं होने वाला। लेकिन किसी को अगर अच्छे मिड और लार्ज कैप क्वालिटी ग्रोथ ओरिएंटेड स्टॉक्स का पोर्टफोलियो बनाना है, कई बार उस चक्कर में यह होगा कि ये फंड साल भर नहीं चलेगा क्योंकि मार्केट महंगा था, ग्रोथ स्टॉक्स बहुत महंगे थे, तो फंड का एनएवी बढ़ा हुआ था, अब तब एंटर हो गए। कई बार ये डेफिनेटली होगा। इसलिए कंसिस्टेंट रिटर्न्स हर साल आपको ये लाके दे सके, ऐसा होने वाला नहीं है। लेकिन ऑन द फ्लिप साइड, जब मार्केट क्वालिटी की तरफ भागेगा, कई बार होता है कि मार्केट को ना अचानक से 1-2 साल का साइकिल आता है जब क्वालिटी पसंद आने लगती है और क्वालिटी स्टॉक्स महंगे वैल्यूएशन से भी डबल हो जाते हैं। उस सिचुएशन में ये फंड दूसरे फंड से बहुत अलग तरीके का परफॉर्म करेगा। तो एक तरीके से ना ये फंड दूसरे फंड्स के अगेंस्ट हेज भी है, इसलिए भी ये पोर्टफोलियो को अच्छा बैलेंस देने वाला है। बाकी रिटर्न्स, एक्सपेंस रेशियोज वगैरह की डिटेल्स आपके स्क्रीन पर आ ही जाएंगी और रिपोर्ट में भी हैं। अब इस कैटेगरी का तीसरा फंड, पराग पारेख टैक्स सेवर फंड। अब इस फंड को हमने क्यों चुना? क्योंकि ये ना एक्सिस के ऑपोजिट वैल्यू ओरिएंटेड है, वैल्यू फोकस्ड है। फोकस्ड ये भी है, बहुत सारे स्टॉक्स इसमें भी नहीं होने वाले, लेकिन जैसे एक्सिस लॉन्ग टर्म वाला एकदम कोर ग्रोथ स्टॉक्स की तरफ जाता है, ये थोड़ा वैल्यू ओरिएंटेड है। ऐसा नहीं है कि क्वालिटी से बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज करता है, लेकिन वैल्यूएशन का भी ध्यान रखता है। तो एक अच्छा बैलेंस देगा अगर आप 2 ELSS रख रहे हैं, एक्सिस और पराग पारेख का टैक्स सेवर फंड एक साथ, तो आपके पोर्टफोलियो में एक अच्छा बैलेंस आएगा। ये फंड काफी कुछ
पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड के जैसा है, बस रेगुलेशन के कारण, क्योंकि इस कैटेगरी में लॉक इन होता है, तो इस कैटेगरी के फंड को इंटरनेशनल स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना अलाउड नहीं है। इसलिए ये बिल्कुल पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड जैसा है, बस जो फ्लेक्सी कैप फंड के इंटरनेशनल स्टॉक्स हैं वो इस पोर्टफोलियो में नहीं है। और मैंने आपको बताया कि मुझे ये ELSS कैटेगरी ना लॉक इन के कारण काफी पसंद है, तो इनफैक्ट मेरा ज्यादातर म्यूचुअल फंड्स का जो इन्वेस्टमेंट है वो इस फंड में है। पराग पारेख फ्लेक्सी कैप में ना होके टैक्स सेवर में है, क्योंकि इसमें डिसिप्लिन आ जाता है 3 साल का अपने आप। तो ये मेरा फेवरेट फंड है, मुझे बहुत पसंद है। इसको आप पराग पारेख फ्लेक्सी कैप का टैक्स सेवर वर्जन समझ सकते हैं, माइनस इंटरनेशनल स्टॉक्स। अब अगली कैटेगरी है लार्ज एंड मिड कैप फंड की। अब इसमें क्योंकि मिड कैप भी इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो हमको एक ऐसा फंड चाहिए था जो कि क्वालिटी पे खास ध्यान दे, क्योंकि ये वो कैटेगरी है जहां से कई बार क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज होनी शुरू होती है। तो क्वालिटी पे ध्यान दे, क्योंकि साथ में लार्ज कैप भी है, तो लार्ज एंड मिड कैप है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एग्रेसिव इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करने वाले हैं, मॉडरेट रिस्क वाले इन्वेस्टर्स भी इन्वेस्ट करने वाले हैं, तो उनको सेफ्टी भी देना है। इसलिए हमारा फोकस था क्वालिटी पे। अब क्वालिटी, एक तो हम स्टॉक्स उसके पास कौन से हैं ये देख के निकाल सकते हैं, दूसरा वोलेटिलिटी कम हो अपनी कैटेगरी में ये देख के निकाल सकते हैं। यानी अच्छे समय में ऐसा नहीं कि बेस्ट करे और बुरे समय में वर्स्ट करे, रिस्क को कंट्रोल करके चले। तो उसके लिए हमने चूज किया है कोटक का इक्विटी अपॉर्चुनिटीज फंड। इसका एक्सपेंस रेशो काफी कम है और क्वालिटी पे, बैलेंस शीट क्वालिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रहा है, मैनेजमेंट क्वालिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रहा है। तो इस कारण ये ना इस कैटेगरी के हिसाब से एक अच्छा बैलेंस हमको लगा। तो इस बार लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी में है कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटीज फंड। अगली कैटेगरी फ्लेक्सी कैप फंड। मैं नाम बोलूं कि आपको पता है कौन सा फंड होने वाला है? पता है ना आपको? फिर से वही है, पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड। अब 5 साल से मैं ये फंड क्यों रिकमेंड करता हूं ये बताता आ रहा हूं। तो अगर आपको मुझे ये फंड क्यों पसंद है वो जानना है तो आप पिछले कोई भी वीडियोस मेरे देख लीजिएगा। लेकिन इस बार ना मैं इसको ब्लाइंडली रिकमेंड नहीं कर रहा हूं, एक कॉशन भी दे रहा हूं। 2 चीजें हुई हैं। एक तो सेबी ने अब इंडस्ट्री लेवल पे एक बार सेट कर दिया है कि इससे ज्यादा आप इंटरनेशनल स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। तो ऐसे में हो सकता है आगे जाके पराग पारेख को प्रॉब्लम आए इंटरनेशनल स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने में। यूजुअली वो अपने पोर्टफोलियो का 30-35% इंटरनेशनल स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट करता था, जिसको वो आगे कब तक कर पाएगा कि नहीं, इसमें प्रॉब्लम आने वाली है। इसलिए भी इस साल वो फैंग प्लस ETF जरूरी हो जाता है ताकि आपको वो एक्सपोजर मिले। और एनीवेज पराग पारेख भी ना अपने इंटरनेशनल स्टॉक्स में ज्यादातर यूएस के टेक स्टॉक्स ही रखता था। तो आपको पराग पारेख अगर आगे ना भी कर पाए बहुत ज्यादा, तो फैंग प्लस ETF वो गैप को काफी हद तक फुलफिल कर देगा। अब एक और प्रॉब्लम, इनका AUM ना अब काफी ज्यादा हो गया है। 5-6 साल से इस फंड को इतना रिकमेंड किया है, और सिर्फ मैंने नहीं, पिछले 2-3 सालों में तो हर किसी ने किया है। तो इस फंड का AUM बढ़ गया है, अब 27,000 करोड़ के आसपास का फंड है। तो मुझे नहीं पता कि आगे पिछला वाला परफॉर्मेंस सस्टेन हो सकता है कि नहीं। इस फंड को अब ये 6वां साल है कि हम रिकमेंड कर रहे हैं, तो मैं इसे जरूर 1 साल ऑब्जर्व करना चाहता हूं कि देखते हैं इतने बड़े कॉर्पस को भी वो अच्छे से मैनेज कर सकते हैं कि नहीं। लेकिन मुझे थोड़ा सा डर अब लगने लगा है इतने बड़े AUM के कारण। लेकिन अभी तक उन्होंने शिकायत का मौका नहीं दिया है, तो इस साल इस फंड को लिस्ट से हटाना ये सही नहीं है। 1 साल और इस पे इन्वेस्टेड रह के देखते हैं। अब आखिरी कैटेगरी स्मॉल कैप फंड, और इस पे हम फिर से पिछले वाले फंड के साथ ही जा रहे हैं, एक्सिस का स्मॉल कैप फंड। क्योंकि ये कैटेगरी ऐसी है जो हाई रिस्क कैटेगरी है, जिसमें इन्वेस्ट करना ही उनको है जिनकी रिस्क एपिटाइट हाई है। तो इसमें मुझे चाहिए कि फंड मैनेजर ना थोड़ा एडवेंचरस रहे, यहां वो सेफ्टी ना ढूंढे। सेफ्टी चाहिए तो हम लार्ज कैप फंड में इन्वेस्ट कर लेंगे, फ्लेक्सी कैप में कर लेंगे। हम स्मॉल कैप फंड में आपके पास आए हैं ताकि आप रिस्क लो और हमारे रिटर्न्स को ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमाइज करने की कोशिश करो। तो वहां पे मुझे ये फंड हाउस और फंड मैनेजर की फिलॉसफी सही लगती है कि वो रिस्क से डरते नहीं है। अच्छे समय में रिटर्न बहुत अच्छा होगा, बुरे समय में बहुत खराब होगा। लेकिन जब आप स्मॉल कैप पे आ रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए। सेफ्टी के लिए हमने ऑलरेडी बहुत सारे फंड्स रिकमेंड किए हैं, थोड़े एग्रेशन के लिए और पोर्टफोलियो में थोड़ा वो एक्स फैक्टर लाने के लिए ये फंड मुझे पसंद है। अब इस साल आप एक और चीज नोटिस करोगे कि हम ना कंसिस्टेंसी की तरफ गए हैं। पिछले साल की लिस्ट में कुछ फंड ऐड हुए होंगे, लेकिन कोई भी फंड हटा नहीं है। पिछले साल से इस साल की रिकमेंडेशंस लगभग पूरी सेम है। तो अगर हम बिल्कुल ऑब्जेक्टिवली इस साल इस लिस्ट को शुरू कर रहे होते तो हो सकता है एक आध फंड चेंज होकर कोई और फंड आता, लेकिन हमारे लिए ना
कंसिस्टेंसी भी जरूरी है। मैं हर साल आपको फंड बदलते रहने के लिए नहीं बोल सकता, और जिस फंड को हमने विश्वास जताया है उसको 1 साल से ज्यादा समय देना भी जरूरी है। तो इस साल हम कंसिस्टेंसी के पीछे गए हैं, क्योंकि पिछले साल भी हमने इन फंड्स को एनालाइज किया था, इस साल भी। जरूरी नहीं हर साल रिजल्ट आए, लेकिन प्रोसेस से जो ये रिकमेंडेड फंड्स थे ये हटे नहीं है, तो इनमें 1 साल का भरोसा और जताना जरूरी है। तो इसलिए हमने इस साल कंसिस्टेंसी को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया है। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से दबा दीजिए सब्सक्राइब बटन को और बेल आइकन को, ताकि कोई भी नया वीडियो आपसे मिस ना हो। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इस लिस्ट में से कौन से म्यूचुअल फंड्स हैं जिनमें आप इन्वेस्ट करने वाले हो, और ये भी बताइएगा कि आपकी रेसिपी पे रिस्क प्रोफाइलिंग क्या आई, ताकि मैं ये देख सकूं कि जो आपकी रिस्क प्रोफाइल है उसके हिसाब से आप सही फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो या नहीं। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। दिस इज प्रांजल कामरा साइनिंग ऑफ। बाय बाय।